कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जिससे पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं है। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35% है। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। ये चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पाके अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक, रोमन में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी। यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा
उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।